बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद और आले मोहम्मद पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। दिस इज अहमद कॉलेज ऑफ फार्मेसी। सुनते कानों और देखती आंखों को डॉक्टर जाहिद का सलाम अर्ज हो। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस खूबसूरत दिन में हमने मौजूए सुखन रखा है फार्माकोडायनेमिक्स का। तो बज़ाहिर आपने फार्माकोकाइनेटिक्स को पढ़ा, बड़ी डिटेल में एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और फिर ड्रग एक्स डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग एक्सक्रीशन को ज़ेर बहस लाया। आपने उसे बड़ी डिटेल में समझा है। अब हम मूव करते हैं फार्माकोलॉजी की दूसरी ब्रांच पर, फार्माकोडायनेमिक्स पर। तो फार्माकोडायनेमिक्स जैसे पहले ही लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था कि फार्माकोडायनेमिक्स बेसिकली स्टडी है कि ड्रग बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट रखती है, क्या असर रखती है, इसको फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। तो याद रहे कि ड्रग जब भी बॉडी के साथ आप लेते हैं, इंटरेक्ट करती है, तो वो दो तरह का इंटरेक्शन लगती है। या तो वो यूजफुल इंटरेक्शन होता है या फिर वो हार्मफुल इंटरेक्शन होता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ड्रग का बॉडी के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो यूजफुल इंटरेक्शन भी होता है और वो हार्मफुल इंटरेक्शन भी होता है, क्योंकि हर ड्रग का फायदे भी हैं और उसके साथ साथ साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं। तो यूँ हम कहेंगे कि ड्रग जब भी बाइंड होती है बॉडी के साथ, तो ड्रग का सेकेंड नाम लाइगेंड भी है। तो वो बाइंड होने के लिए आपका या तो यूज करती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे रिसेप्टर को, सम टाइम वो एंजाइम को यूज करती है और सम टाइम वो कुछ चैनल्स होते हैं उनको यूज करती है। तो आज के इस खूबसूरत दिन में हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ तरह के जो रिसेप्टर्स हैं बॉडी के अंदर, जिनके साथ लाइगेंड यानी ड्रग बाइंड होती है और अपना एक्शन देती है। अच्छा, अब मेजर रिसेप्टर फैमिलीज को हम डिस्कस करेंगे। मेजर रिसेप्टर फैमिलीज में सबसे पहले हम रिसेप्टर को डिफाइन करेंगे कि ये एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है जहां पर ड्रग बाइंड होती है और एक मेजरेबल रिस्पांस पैदा करती है। जाहिर सी बात है, ड्रग एक रिसेप्टर जो है एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जहां पर ड्रग आके बाइंड होती है और बाइंड होने के बाद एक रिस्पांस जनरेट करती है। अब मेजर फैमिलीज जो हैं वो चार तरह की फैमिलीज हैं। सबसे पहले आयंस गेटेड चैनल की जो रिसेप्टर फैमिली है, दूसरी है जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर की, और तीसरी है एंजाइम लिंक रिसेप्टर की, और चौथी है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की। अब पहली हम देखेंगे आयंस गेटेड चैनल की, यानी कि जो नेक्स्ट हम पहले देखेंगे वो है आयंस गेटेड चैनल की, या इसको लाइगेंड गेटेड चैनल भी कहते हैं, या इसका एक थर्ड नेम भी है वोल्टेज गेटेड चैनल। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर चूंकि हम लाइगेंड ड्रग को कहते हैं, ड्रग आके बाइंड होती है, जैसा कि आपको इस वक्त डायग्राम के अंदर, वीडियो के अंदर डिस्प्ले भी हो रहा है कि ड्रग आके बाइंड हुई और बाइंड होने के बाद मुख्तलिफ तरह के चैनल्स ओपन हो गए। अब वो चैनल, मिसाल के तौर पे हम एक ड्रग ले लेते हैं, जैसा कि हमारे पास गाबा रिसेप्टर पर एक्ट करने वाली बेंजोडाइजापीन फैमिली की अल्प्राजोलाम ले लें। अल्प्राजोलाम आती है बॉडी के अंदर, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो सेल के अंदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के बाद वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। तो अटैच होने के बाद रिसेप्टर के साथ जब वो अटैच होती है तो उसके बाद फिर चैनल्स की ओपनिंग हो जाती है, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग हो जाती है, और जिसकी वजह से क्लोराइड की एंट्री होती है और सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, और यूं सेल में एक्शन पोटेंशियल की फोर्स जो है या पोटेंशियल या फायरिंग अफेक्शन पोटेंशियल वो कम हो जाता है। तो यूं देखें, लाइगेंड यानी ड्रग आके बाइंड हुआ तो उसके बाद या तो कोई चैनल ओपन हुआ या कोई चैनल या आयंस कोई ओपन हुआ या आयंस का कोई गेट बंद हुआ। ऐसे रिसेप्टर को हम कहते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल, आयंस गेटेड चैनल या वोल्टेज गेटेड चैनल। काफी सारी एग्जाम्पलें हैं, जैसा कि गाबा है जहां पर एक्ट करती है अल्प्राजोलाम यानी बेंजोडाइजापीन, और उसके बाद बारबिटूरेट क्लास की ड्रग्स हैं। इसी तरह निकोटीन है, और भी बहुत सारी काफी एग्जांपल्स हैं। बस आपने एक आध एग्जांपल के साथ इसको याद रखना है कि ड्रग आके बाइंड हुई और उसके बाद वोल्टेज गेटेड चैनल्स या चैनल ओपन हुए या फिर चैनल क्लोज हुए। नेक्स्ट हम दूसरी फैमिलीज की तरफ बढ़े। रिसेप्टर की दूसरी फैमिली है जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर फैमिली। जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर, जी का मतलब होता है ग्वानिन। ग्वानिन के आगे 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा।
और ये काफ़ी डिटेल में है, लेकिन शॉर्टली ये बताते चलें कि जो ही ड्रग आपके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो इसके अल्फा, बीटा और गामा तीनों सब यूनिट एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर इसका जो गामा सब यूनिट होता है या फिर तीनों एक्टिवेट होने के बाद सेल के अंदर एटीपीज जनरेट होते हैं। और फिर वो एटीपीज जब जनरेट होते हैं इंट्रासेलुलर में, तो फिर मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन जो होती हैं उनके फंक्शन या एनहेंस हो जाते हैं या फिर उनके फंक्शन रिड्यूस हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर फैमिली। तीसरी नेक्स्ट अगर हम देखें तो तीसरी तरह की जो फैमिलीज है वो एंजाइम लिंक रिसेप्टर है। एज सच नेम ही इसको इंडिकेट कर रहा है कि ड्रग आके बाइंड होती है और बाइंड होने के साथ इंट्रासेलुलर जो एंजाइम होते हैं वो या तो एक्टिवेट हो जाते हैं या इनहिबिट हो जाते हैं। तो याद रहे कि जो ही ये रिसेप्टर जो होते हैं वो एज ए खुद भी समटाइम एंजाइम के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं। ड्रग आके या लाइगेंड आके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड हुआ और बाइंड होने के बाद याद रहे कि वो रिसेप्टर को यानी इंट्रासेलुलर एंजाइम को या तो एक्टिवेट कर देगा या इनहिबिट कर देगा। इसको हम कहते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर। फोर्थ वन और नेक्स्ट जो हमारा आखिरी रिसेप्टर फैमिली है वो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इसमें सेल्स के अंदर रिसेप्टर लगे होते हैं, यानी इंट्रासेलुलर सेल विद इन सेल रिसेप्टर मौजूद होते हैं। वो डीएनए के ऊपर भी हो सकते हैं, वो न्यूक्लियस के ऊपर भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ड्रग आके बाइंड होती है सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकते हैं, डीएनए के ऊपर भी हो सकते हैं, आरएनए वगैरह के ऊपर भी ये रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो मोस्टली ये डीएनए के ऊपर होते हैं, तो डीएनए पॉलीमराइजेशंस करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो विद इन न्यूक्लियस चली जाती है, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई सेल के अंदर न्यूक्लियस में चली जाती है या फिर सेल के विद इन सेल चली जाती है साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस में, और दोनों जगह पर जाके अपना एक्शन परफॉर्म करती है। जिससे मिसाल के तौर पे एंटी कैंसर जो ड्रग हैं वो क्या करती हैं, वो सेल की डीएनए की वर्किंग को रोक देती है। तो अब वो जो हमारी ड्रग होगी जो एंटी कैंसर होगी, मसलन मेरकैप्टोप्यूरिन है, एलकैप्टोप्यूरिन है, तो वो क्या करती है, वो जाकर डीएनए के ऊपर बाइंड करती है और डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो स्टेप आपने पढ़े थे, ये शॉर्ट लफ्जों में डीएनए की वर्किंग को रोक देती है। इस तरह बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो डीएनए की वर्किंग को बढ़ा देती हैं, मिसाल के तौर पे मल्टीविटामिन्स हो गए। तो ये वाली जो ड्रग्स होती हैं ये विद इन सेल जाके एक्ट करती हैं और विद इन सेल एक्ट करने के बाद सेल की वर्किंग को बढ़ाती हैं या सेल की वर्किंग को कम करती हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हुआ। उम्मीद के इन रोशनदियों के साथ कि आपने लेक्चर को किया होगा एंजॉय। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, तब तक अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। अस्सलाम वालेकुम।